हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आगे हमारे काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे एसटेट है, सीटेट है, डीएसएसबी है या फिर केवीएस है। तो आने वाले टाइम में हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और उन एग्ज़ाम का जो मेन टॉपिक होता है, मतलब मान लीजिए कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में ब्लूम टैक्सोनॉमी से पूछे ही जाते हैं। और मैं आज आपके सामने ब्लूम टैक्सोनॉमी टॉपिक ही लेकर आई, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें ये टॉपिक है ना समझ ही नहीं आता कि हम इसको कैसे करें। तो देखिए, कोई बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन वही है कि समझने के बाद आपको अच्छे से तब आपको इजी लगेगा। तो आज मैं आपको करवाऊंगी ब्लूम टैक्सोनॉमी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम आगे वाले टाइम में सभी सब्जेक्ट्स हैं, जो कि कोई भी टेट है या फिर सी टेट है या फिर कोई भी जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम होंगे, उन सभी की वीडियोज़ में इस पर डालूंगी। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या मीनिंग है। ब्लूम तो आपको पता ही है कि ये एक जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे। तो टैक्सोनॉमी का जो मीनिंग होता है वो हमारा होता है वर्गीकरण। तो ब्लूम ने जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किया था, इसीलिए इसका नाम जो है, इनकी जो थ्योरी मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए कि इन्होंने जो अपने व्यूज़ दिए हैं उसको ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी मीन्स होता है वर्गीकरण, की ब्लूम का वर्गीकरण की उन्होंने क्या कुछ अपने शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में कैसे उनका वर्गीकरण किया है। तो ये जो है हमारी, इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो जो ब्लूम जी थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। जो आजकल हमारी शिक्षा में जो शिक्षा के उद्देश्य रखे गए हैं कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चा कैसे जो नॉलेज होती है उसको गेन करता है, कैसे उसका प्रयोग करता है प्रैक्टिकली, कैसे अपनी लाइफ में उसको एग्जीक्यूट करता है, तो वो सभी जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही हम प्रेरित हुए हैं। तो देखिए, आज जानते हैं हम इस सब के बारे में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी मेनली क्या है कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन्हीं को ब्लूम जी के व्यूज़ के अकॉर्डिंग रखा गया है, इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ब्लूम जी ने क्या किया था कि जो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, उन्होंने 3 उसके प्रकार दिए हैं जो ब्लूम जी के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है संज्ञानात्मक उद्देश्य, सेकंड है हमारा भावात्मक उद्देश्य और थर्ड है हमारा मनोशारीरिक उद्देश्य। ये किस चीज़ के उद्देश्य हैं? ये हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं कि हम जो शिक्षा है वो क्यों ग्रहण करते हैं। तो इसके ये इन्होंने 3 उद्देश्य दिए थे कि 3 उद्देश्य होते हैं मेनली हमारे शिक्षा ग्रहण करने के। फर्स्ट इज कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड इज अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन। देखिए, जो इनका फर्स्ट है वो है संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य जो है सबसे पहले ब्लूम जी ने ही दिया था हमारा कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। संज्ञानात्मक उद्देश्य में इन्होंने क्या बताया, संज्ञानात्मक उद्देश्य जो है वो बुद्धि से रिलेटेड है, मतलब ज्ञान से रिलेटेड है कि जो हमारा मानसिक विकास होता है वो कैसे होता है, जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा भावात्मक होता है और मनोशारीरिक होता है वो हम अलग से करेंगे। ये सिर्फ हमारा जो है संज्ञानात्मक उद्देश्य है कि जो हम ज्ञान है हमारा वो कैसे गेन करते हैं उसके बारे में है। तो उन्होंने क्या बताया कि शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं। फर्स्ट जो है संज्ञानात्मक उद्देश्य है उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट है ज्ञान। संज्ञानात्मक उद्देश्य के देखिए, ये ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये हमारे इसके स्टेप्स हैं। इन बेस पे क्या होता है, हमारा मानसिक विकास होता है, मतलब संज्ञानात्मक, संज्ञान का मतलब होता है बुद्धि, हमारा बौद्धिक विकास होता है। तो फर्स्ट है इसका ज्ञान, की सबसे पहले क्या करता है बच्चा जो है वो ज्ञान लेता है किसी भी वस्तु के बारे में। जब उसका जन्म होता है तो उसको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन जैसे उसका जन्म हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है वो, तो उसका क्या हो जाता है, उसको वो नॉलेज गेन करना शुरू कर देता है। नॉलेज गेन करने के बाद सेकंड है बोध। वो सिर्फ उसको, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा है वो सिर्फ बुक को पढ़ रहा है तो उसको उस चीज़ का ज्ञान हो गया है पर उसको बोध नहीं हुआ। बोध क्या होता है कि वो उस चीज़ को जब समझ जाए। सेकंड नंबर पे उसको बोध आता है कि उसको पता लग जाता है कि ये चीज़ ऐसी है, उसके अच्छी चीज़ों के बारे में भी और बुरी चीज़ों के बारे में, तो वो उसको बोध हो जाता है कि ये चीज़ ऐसी, उसको समझ आ जाता है। थर्ड है अनुप्रयोग। जब वो उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ करके देखता है तो उसको बोलते हैं हम अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन। उसके बाद आता है विश्लेषण। जब वो अपना
यूज़ करके देख लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, जो उसने नॉलेज गेन की है, समझा था, उसको प्रयोग किया था, उसके बाद वो छोटे छोटे भागों में इसको डिवाइड करता है। उसको बोलते हैं विश्लेषण करना। छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि ये समस्या का जो समाधान होता है उसमें सहायक हो जाता है, कि वो उसके छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में सोचता रहता है। उसके बाद क्या करेगा, वो उन जो सभी टॉपिक्स से जो उसका कंक्लूजन निकल के आया है उसको वो शॉर्ट कर लेगा, तो उसका कर लेगा संश्लेषण। उन जो टुकड़ों से उसको ज्ञान मिला है उसको वो इकट्ठा कर लेगा। उसके बाद लास्ट में वो ऑब्जर्व करेगा, इवेलुएट करेगा कि उससे मेरे को कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है कॉग्निटिव डोमेन का मूल्यांकन, कि मुझे इससे क्या लाभ हुआ है, क्या मैं आगे ये अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता हूँ। अगर उसको उससे लाभ हुआ है और वो वैलिड है, विश्वसनीय है उसके लिए, तो क्या करेगा वो, उसका जो उसने नॉलेज गेन किया है वो उसके स्टोर हो जाएगी और वो नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ कर लेता है। तो ऐसे हमारा संज्ञानात्मक विकास जो है वो होता है। ये इसका इनका था फर्स्ट। उसके बाद देखिए, उसके बाद है भावात्मक उद्देश्य। ये बीच में जो दिया गया है 2001 रिवाइज्ड ब्लूम वर्गीकरण, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फिर बताया इन्होंने कि भावात्मक उद्देश्य, कि बच्चे का जो है वो भावात्मक विकास कैसे होता है, कि शिक्षा के जो भावात्मक उद्देश्य हैं वो कैसे हैं। भाव से मतलब है जो गुस्सा होता है, प्यार होता है, चिढ़ना होता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम रोते हैं, तो उनका हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। उस चीज़ को बैलेंस करने के हम शिक्षा से हमें क्या लाभ होता है, हमें शिक्षा से क्या उद्देश्य हैं उस शिक्षा के, कि जिससे हमारा भावात्मक विकास हो। इन सब चीज़ों पे हम अपना कंट्रोल करना सीख लें। तो देखिए इसमें जो होता है भावात्मक उद्देश्य में फर्स्ट होता है अनुकरण, कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, बच्चे जो है वो अनुकरण से सीखता है। तो शिक्षा में क्या होता है कि टीचर को एक अच्छा बिहेव रखना चाहिए अपना, ताकि वो क्या करे, अच्छा फील कर सके। क्योंकि बच्चे, आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ का अनुकरण करते हैं तो बच्चा अनुकरण करके सीखता है। जब भी वो कोई चीज़ अनुकरण करेगा उसके बाद क्या करेगा, वो उसके बाद अनुक्रिया करेगा। जैसा टीचर बिहेव कर रहा है वो उसका अनुकरण करके वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देगा। तो ये होती है हमारी अनुक्रिया। थर्ड है अमूल्यन। वो उसके बाद क्या करेगा, वो ये देखेगा कि मैंने जो किया है उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है, अच्छा आया है या बुरा आया है। फिर फोर्थ हमारा होता है संप्रत्यय। वो उन सभी पहलुओं पर विचार करेगा कि मैंने बिहेव किया था, इवेलुएट कर लिया है उसने, वो अपना विचार बना लेगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही थी। उसके बाद है संगठन। वो उस टॉपिक के बारे में क्या करेगा, फिर चिंतन करके विचार करना शुरू कर देता है, कि उसका माइंड सेट हो जाता है कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और टीचर ने इस सिचुएशन में ये किया है तो उससे मुझे ये प्रॉफिट हुआ और मैं ऐसा करूँगा या फिर नहीं करूँगा। फिर होता है चारित्रीकरण। उसका बाद लास्ट स्टेप है ये, क्या हो जाता है, अगर उसने जो काम किया है उससे उसको अच्छा इफेक्ट मिला अनुकरण करके, और उसने जो अनुक्रिया की थी, तो वो क्या करेगा, उसको अपने अंदर उसको हैबिट बना लेगा। अगर अच्छा नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, उसको बुरा लगेगा और वो उस चीज़ को छोड़ देगा। जैसे आप मूवी में भी देखते हो कि गुंडों के प्रति क्या हो जाता है, जो विलन का रोल करते हैं उनको अच्छे नहीं लगते बच्चों को, तो उनका अनुकरण नहीं करेगा। लेकिन जो हीरो होता है, हीरो की वो जैसी एक्टिंग करना शुरू कर देता है जब छोटा बच्चा होता है, कि हाँ मैं हीरो हूँ, मैं अच्छे अच्छे काम करूँगा, मैं उन बच्चों को वहाँ से बचाऊँगा, मैं उनकी हेल्प करूँगा। तो इससे क्या होता है, बच्चों की हम अच्छी हैबिट्स डलवा सकते हैं। उनका जो रोना है, हंसना है, वो बेवजह ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो उनको समझ आ जाएगा अनुकरण करके कि हमें ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये मेरे रोल मॉडल हैं। वो टीचर का अनुकरण करके समझना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, देखिए मनोशारीरिक उद्देश्य, साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत मनोशारीरिक उद्देश्यों का निर्माण सिम्पसन ने 1969 में किया था। ये जो दिया था ब्लूम टैक्सोनॉमी में, इन्होंने इसको एक्सप्लेन किसने किया, सिम्पसन ने किया 1969 में। इसमें उन्होंने क्या किया, क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया है कि बच्चा जो है वो अनुक्रिया कैसे करता है, ये बताया गया इसमें मेनली। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया है उद्दीपन, कि कोई न कोई उद्दीपक होना चाहिए। जैसे कि हमें भूख लगती है तो हमें क्या चाहिए होता है,
खाना चाहिए होता है। तो जो भूख है हमारी वो दीपक है। उसने क्या किया, हमें जब भूख लगी तो हमने अनुक्रिया की खाने के लिए कि चलो हम किचन से कुछ ले आते हैं खाना खाने के लिए। तो वो जो हमें उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित करता है वो चीज़ हमारी उद्दीपक होती है। देखिए फर्स्ट था उद्दीपक, मैंने आपको बताया। सेकंड है कार्य करना, कि जैसे मुझे भूख लगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किचन में जाऊँगी खाना खाने के लिए। तो क्या किया मैंने, भूख जो है वो मेरा उद्दीपक है और मेरी अनुक्रिया मतलब मेरा कार्य क्या हुआ कि मैं किचन में जा रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे, मेरी भूख ने मुझे मजबूर किया वो काम करने के लिए। उसके बाद होता है थर्ड, मैं सोचूंगी अभी मैं ना जाती नहीं हूँ, मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ। तो उसमें क्या होता है, बच्चा कंट्रोल करना सीख लेता है कि जैसे मैं अपनी भूख पर कंट्रोल कर रही हूँ। उसके बाद है फोर्थ समन्वय, जब मैं अपनी भूख पर कंट्रोल करना सीख जाती हूँ और मैं क्रिया नहीं करती हूँ, मान लीजिए मैं किचन में नहीं जाती हूँ, तो उसके बीच मैंने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेशन कर लिया कि चलो भूख तो लगी है, जाना तो था किचन में खाना खाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी। तो वो हो जाता है हमारा समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन कर लिया मैंने उस भूख के और मेरी क्रिया के बीच में, मैंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया। फोर्थ होता है स्वाभाविक। देखिए ये की चीज़ क्या हो जाती है, जब मैं हर बार ऐसा ही करूँगी कि नहीं अभी खाना नहीं खाती हूँ, अभी टाइम नहीं हुआ, मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगी, तो वो फिर हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी बिहेव में शो हो जाती है वो चीज़ कि हाँ अभी क्या है, मैं हर टाइम ऐसा ही करूँगी, हर बार जब भी मेरे को भूख लगेगी मैं एट द सेम टाइम मैं अनुक्रिया नहीं करूँगी। फिर है आदत, और ये क्या हो जाता है, मेरी बार बार फिर आदत हो जाती है। सेम सिचुएशन आएगी, मुझे भूख लगे लेकिन मुझे पता है कि मुझे अभी नहीं जाना है, मेरा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी, फिर वो हमारी हैबिट हो जाती है। इसका देखिए मेनली क्या बेनिफिट होता है शिक्षा में, कि बच्चों का अगर बिहेव कहीं गलत है तो वो खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं किसी भी काम पर। कि जैसे कि वो चोरी करने के लिए कोई उद्दीपक है, किसी के बच्चे के पास नया पेन है तो वो चोरी करने के लिए बच्चा क्या हो जाता है, वो अनुक्रिया करना शुरू कर देता है। जो पेन है नया वो उद्दीपक का कार्य करता है, और बच्चा जो है वो उसको चुराना चाहता है, मतलब वो क्रिया करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, फिर उसको ये हो जाता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये बुरा होता है, मुझे डांट पड़ेगी या फिर ये अच्छी बात नहीं होती है। तो उसके उस पर अपनी जो चोरी करने की वो उसकी हैबिट होती है, उस पर कंट्रोल करना सीख जाता है। और धीरे धीरे जब भी उसको कई बार कोई भी उद्दीपक देखने को मिलेगा, चीज़ चुराने का जी करेगा, मन करेगा, तो वो फिर क्या करेगा, कंट्रोल करना सीख जाएगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसकी हैबिट बन जाएगी। तो इस तरह से हम बच्चों में अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा होता है मनोशारीरिक उद्देश्य शिक्षा का, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है। ब्लूम के वर्गीकरण में ब्लूम ने जो है छात्रों के ज्ञान तथा बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान दिया है। मेन जो वो है सेंटर पॉइंट क्या है इसका, संज्ञानात्मक विकास, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा था कि बच्चा पहले क्या है, नॉलेज गेन करता है, उसके बाद वो बोध करता है, समझता है, फिर वो क्या करता है, उसका अनुप्रयोग करता है, उसको सिचुएशन में यूज़ करता है। उसके बाद वो विश्लेषण करेगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में उस ज्ञान को डिवाइड करेगा कि ये मुझे ज्ञान कैसे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझ आए मुझे, मतलब मैंने गेन किया है। फिर उन सारों को इकट्ठा करके संश्लेषण करेगा कि हाँ ये मैंने यहाँ से ये ज्ञान जो है वो प्राप्त किया। फिर वो उसका मूल्यांकन करेगा, क्या ये सही है, अगर वो सही है तो नेक्स्ट टाइम उसी को यूज़ करेगा, उस जो उसने ज्ञान गेन किया है, प्राप्त किया है। इसके बाद है देखिए ये 2001 रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये जो है 2001 में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी उसको रिवाइज किया गया था। ये किया था एंडरसन और क्रितवोल ने। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे पास कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी उसको रिवाइज किसने किया था, तो ये एंडरसन ने और क्रितवोल ने किया था, और इन्होंने ही कुछ उसमें परिवर्तन भी किए थे, जिसको कि ब्लूम वर्गीकरण मतलब ब्लूम टैक्सोनॉमी, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो ये आज का हमारा जो था ब्लूम टैक्सोनॉमी का टॉपिक था फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। थैंक यू।